हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमारा टॉपिक चल रहा है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक वाला। इस चैप्टर के अंतर्गत पिछली वीडियो में हमने बात की थी संश्लेषित रेशे के बारे में, और उस वीडियो में संश्लेषित रेशे का जो कंप्लीट भाग था उसको हमने उस वीडियो में पूरा कर लिया था। उस वीडियो में हमने देखा था कि संश्लेषित रेशा क्या है और उसके मुख्य गुण कौन कौन से हैं। वहां से प्रश्न बनने की संभावना जो है वो है संश्लेषित रेशे के गुणधर्मों में से। तो संश्लेषित रेशों के कुछ महत्वपूर्ण गुण मैंने आप लोगों को बताए थे, तो उन गुणों को ध्यान में रखते हुए उस टॉपिक को क्लियर करना। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप लोग सीधे उनको देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जो है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो इसी के साथ आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। तो संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक वाला जो चैप्टर है इसमें हमने संश्लेषित रेशे वाला जो पार्ट था ये कंप्लीट कर लिया है। अब बात करेंगे प्लास्टिक के बारे में कि प्लास्टिक क्या है, क्या इनके उपयोग हैं, कैसे इनका निर्माण किया जाता है, कौन कौन से इसके प्रकार हैं। इन सब के बारे में विस्तार से हम बात करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। देखिए, प्लास्टिक क्या है। प्लास्टिक भी एक बहुलक ही है। संश्लेषित रेशा जब हमने पढ़ा था तो संश्लेषित रेशे में बहुलक नाम आया था। बहुलक का मतलब क्या है ये मैंने अच्छी तरह आप लोगों को समझा दिया था कि बहुलक क्या होता है। बहुलक को इंग्लिश में कहते हैं पॉलीमर, और पॉलीमर जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, पॉली प्लस मर से। पॉली का मतलब होता है अनेक और मर का मतलब होता है इकाई। तो पॉलीमर का मतलब यहाँ हुआ। बहुलक का मतलब क्या हुआ कि अनेक इकाइयों से मिलकर बनी हुई जो संरचना है वही क्या कहलाती है, बहुलक कहलाती है। इस बारे में दो उदाहरण मैंने दे दिए थे और बहुलक के बारे में हम विस्तार से बात कर चुके थे। वहां पे दो उदाहरण मैंने दिए थे कि एक तो छोटे छोटे मनियों को जब हम मनकों को धागे में पिरोते हैं तो माला बन जाती है। तो एक मन का तो क्या है, एक यूनिट है, एक इकाई है वो मन का तो। और उन इकाइयों को जब हम एक साथ देखते हैं, श्रृंखला में देखते हैं, तो वो क्या होती है, एक बहुलक होती है। तो बहुलक संश्लेषित रेशे जो है वो क्या है, बहुलक है। और प्लास्टिक भी संश्लेषित रेशों की तरह क्या है, एक बहुलक है। तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं प्लास्टिक के बारे में, उनको हम एक एक करके यहाँ पर लिखेंगे और आप लोग भी इनको नोट डाउन करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि संश्लेषित रेशे की तरह ही प्लास्टिक भी क्या है, एक बहुलक है। तो हम लिख सकते हैं प्लास्टिक भी संश्लेषित रेशे की तरह ही एक बहुलक है। हम लिख सकते हैं कि प्लास्टिक भी संश्लेषित रेशे की तरह ही क्या है, एक बहुलक है। अब बहुलक में जब संश्लेषित रेशों की बहुलक की हमने बात की थी तो उसमें क्या थी, लगभग सभी इकाइयां कैसी थी, एक समान थी। लेकिन प्लास्टिक में ऐसा नहीं है। सभी प्लास्टिक में जो इकाइयों की व्यवस्था है वो समान नहीं होती है। तो दूसरा बिंदु हम लिख सकते हैं कि सभी प्लास्टिक में इकाइयों की जो व्यवस्था है एक समान नहीं होती है। हम कह सकते हैं
कि सभी प्लास्टिक में इकाइयों की जो व्यवस्था होती है वह एक समान नहीं होती है। इकाइयों की व्यवस्था समान नहीं होती है, इसका मतलब है कि सभी प्लास्टिक में इकाइयों की जो व्यवस्था होगी वो कैसी होगी, असमान होगी। अगला इसका जो मुख्य बात आती है, मुख्य बिंदु आता है कि कुछ प्लास्टिक तो रेखीय होते हैं और कुछ कैसे होते हैं, तिर्यक होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि कुछ प्लास्टिक रेखीय व कुछ प्लास्टिक तिर्यक होते हैं। कुछ प्लास्टिक तो रेखीय होते हैं और कुछ प्लास्टिक तिर्यक होते हैं। रेखीय और तिर्यक के बारे में आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। रेखीय का मतलब होता है रेखा में चलने वाला, तिर्यक एक दूसरे को काटने वाला। जैसे ये रेखीय हो गया और ये तिर्यक हो गए। तो कुछ प्लास्टिक तो रेखीय होते हैं और कुछ तिर्यक होते हैं। अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है या महत्वपूर्ण इनके बारे में जो विशेष तथ्य है प्लास्टिक के बारे में, वो ये है कि प्लास्टिक को आसानी से सांचे में ढाला जा सकता है। प्लास्टिक को आसानी से सांचे में ढाला जा सकता है, यानी प्लास्टिक को हम आसानी से किसी भी सांचे में डाल सकते हैं। सांचे में ढालने का मतलब है कि किसी भी आकार में परिवर्तित हम इसे कर सकते हैं, किसी भी आकार में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कोई प्लास्टिक की वस्तु है, उसको हमने पिघलाया और उससे हम नई वस्तु आसानी से बना सकते हैं। लेकिन ये सब कार्य जो होते हैं निश्चित स्थानों पर या निर्धारित जो फैक्ट्रियां होती है वहां पर ही होते हैं। हम चाहें तो हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास उसके लिए अनुकूलित वातावरण और जो साधन होते हैं वो हमारे पास उपलब्ध नहीं होते हैं। इसके बाद में आता है कि प्लास्टिक का क्या होता है, पुनः चक्रण होता है। प्लास्टिक का पुनः चक्रण होता है। पुनः चक्रण का मतलब क्या है, चैप्टर के अंत में हम पढ़ेंगे 4R सिद्धांत के बारे में, तो वहां मैं और बताऊंगा। लेकिन पुनः चक्रण का मतलब होता है जिसको हम बार बार उपयोग में लें। जैसे उदाहरण के तौर पर हम किसी कागज में कोई होमवर्क करते हैं और हमें वो लगता है कि वो खराब हो गया, तो उसमें जो भी जगह बचती है, जैसे ये कोई कागज है, यहाँ हमने होमवर्क किया और ये यहाँ की और यहाँ की जगह खाली बच गई। हमें लगा कि ये पेपर खराब हो गया है, तो इसे फेंके नहीं, इसको हम उपयोग करते रहे। इसको जैसे रफ कार्य हमें कोई करना है तो वह रफ कार्य हम इन खाली स्थानों पर कर सकते हैं, तो ऐसे ये काम में आ जाएगा। और उदाहरण लें, जैसे हम पानी का उपयोग करते हैं, तो कुछ स्थानों पर ऐसी परिस्थितियां हैं कि जहां पर पानी की बहुत ज्यादा कमी है, तो वहां पर नहाने के धोने के बाद में ऐसी स्थिति आ जाती है कि पानी बिल्कुल गंदा हो जाता है, तब तक भी उसको उपयोग में लेते हैं और अंत में लगता है कि अब ये पानी किसी काम का नहीं है, तो उसको उस पानी की जो निकासी होती है कहाँ हो जाती है, पेड़ पौधों में, यानी उनकी उस पानी की निकासी पेड़ पौधों में कर देते हैं ताकि अंत तक वह पानी जो है काम आता रहे। तो ये होता है पुनः चक्रण। पुनः चक्रण का मतलब होता है पुनः प्रयुक्त करना। इसके बाद में आता है कि प्लास्टिक को हम रंग भी सकते हैं और पिघला भी सकते हैं। तो रंगा व पिघलाया जा सकता है। प्लास्टिक को हम एक रंग से दूसरे रंग में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन कब, जब उसको एक सांचे से दूसरे सांचे में हम ढालेंगे। अब ये सांचे में ढालने की जो प्रक्रिया है वो कैसे होगी, पिघलाकर होगी। तो जब पिघलने पर इसका विलयन बनेगा तो हम उसको किसी दूसरे रंग में परिवर्तित कर सकते हैं, उसमें रंजक डालकर उसको रंग प्रदान कर सकते हैं। तो प्लास्टिक को रंगा जा सकता है और पिघलाया जा सकता है।
प्लास्टिक को पिघलाकर हम लुगदी बनाकर उसको बेलकर चद्दरों में भी बदला जा सकता है। तो प्लास्टिक को बेलकर चद्दरों में परिवर्तित किया जा सकता है। चद्दरों में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे लुगदी बनाएंगे, पिघलाकर लुगदी बनाएंगे। लुगदी अगर आटे की तरह है तो उसको हम बेलकर चद्दरों में परिवर्तित कर सकते हैं, जिससे क्या हो जाएगी, प्लास्टिक की चद्दरें बन जाएगी। और गुणों की अगर हम बात करें तो प्लास्टिक के क्या हो सकते हैं, तार भी बनाए जा सकते हैं। प्लास्टिक से हम तार भी बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे सामने जो प्लास्टिक से निर्मित होते हैं। जैसे हमारे बैठने के लिए कुर्सी है, नहाने धोने के लिए हम बाल्टी काम में लेते हैं, नहाने धोने के लिए जग का उपयोग हम करते हैं, और बच्चों के खेलने के लिए जो खिलौने हैं इत्यादि प्लास्टिक के जो निर्मित वस्तुएं हैं वो हैं। तो यहाँ पर अगर हम प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं के नाम लिखने लगेंगे तो पूरे ही नहीं होंगे, क्योंकि लगभग हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाले 80 से 90% तक जो वस्तुएं होती है वो किसकी बनी हुई है, प्लास्टिक की बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि हम प्लास्टिक की बनी हुई ही काम में लेते हैं। हमारे पास में ये सारी जो जैसे कुर्सी है, बाल्टी है, जग है, खिलौना है, ये धातु की भी बनी हुई हो सकती है, लेकिन प्लास्टिक के ही हम उपयोग में क्यों लेते हैं इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, हल्के होते हैं, सस्ते होते हैं, जल्दी टूटते नहीं है, तो उस आधार पर हम इनका उपयोग करते हैं। तो प्लास्टिक के बारे में हमने ये महत्वपूर्ण तथ्य देखे हैं। इनके बारे में हम एक बार और बात करते हैं कि प्लास्टिक भी संश्लेषित रेशे की तरह ही क्या है, एक बहुलक है। मुख्यतः ये बात ध्यान रखनी है कि प्लास्टिक है, आपके सामने प्रश्न आ सकता है, प्लास्टिक है और वहां पे 4 ऑप्शन आ गए, संश्लेषित, असंश्लेषित, या एक आ जाएगा संश्लेषित, और प्लास्टिक के 2 प्रकार जिनके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे वो नाम आ सकते हैं, और एक बहुलक आ सकता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, बहुलक वाला होगा, क्योंकि प्लास्टिक जो है एक बहुलक का उदाहरण है, यह बहुलक की तरह कार्य करता है। सभी प्लास्टिक में जो इकाइयों की व्यवस्था होती है वो एक समान नहीं होती है। कुछ प्लास्टिक तो रेखीय होते हैं, कुछ प्लास्टिक तिर्यक होते हैं। प्लास्टिक को आसानी से सांचे में डाला जा सकता है। सांचे में डालने का मतलब है कि किसी भी आकार में हम इसे परिवर्तित कर सकते हैं। पुनः चक्रण होता है। पुनः चक्रण क्या होता है, अभी मैंने बताया। पुनः चक्रण का सीधा सा अर्थ है कि बार बार उसको उपयोग में लेना। इसको रंगा जा सकता है, पिघलाया जा सकता है, ये भी इसके बारे में महत्वपूर्ण बात है। इसको बेलकर चद्दरों में परिवर्तित कर सकते हैं, और मुख्य बात है कि इनके तार भी बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पर जो मुख्य बिंदु हैं वो एक तो ये वाला और एक ये वाला, दोनों बिंदु जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधिकतर यहाँ से प्रश्न बनता है और हो सकता है आपके सामने यहाँ से ही प्रश्न बन के आ जाए। तो ये जो मुख्य तथ्य हैं इनको आपको ध्यान में रखना है। और उदाहरण की रही बात तो कुर्सी, बाल्टी, जग, खिलौने इत्यादि जो भी वस्तु आप लोग प्लास्टिक की काम में लेते हैं, उस वस्तु को उपयोग में हम लेते हैं, तो उसका उदाहरण आप लोग यहाँ पर उसका नाम उदाहरण के लिए लिख सकते हैं। तो इस प्रकार प्लास्टिक के जो मुख्य बिंदु हैं वो होते हैं कंप्लीट। इस प्रकार प्लास्टिक के बारे में जो मुख्य बिंदु थे वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। प्लास्टिक का एक और उदाहरण है, उस उदाहरण की अगर हम बात करें तो वो उदाहरण है पॉलीथीन। इसका नाम आप लोगों ने सबने सुना होगा कि पॉलीथीन क्या है। जब हम पॉलीथीन के अर्थ की बात करें तो पॉलीथीन क्या है, एक प्लास्टिक का ही उदाहरण है
प्लास्टिक का ही उदाहरण पॉलीथीन हम लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण में हमने ये लिखे बर्तन जो हैं, जैसे कुर्सी है, बाल्टी है, जग है, खिलौने हैं, तो इनके साथ ही हम उदाहरण जो है वो ले सकते हैं। प्लास्टिक का क्या है, एक पॉलीथीन है। पॉलीथीन का जब हम अर्थ की बात करें तो इसे हम लिख सकते हैं कि ये पॉली प्लस एथीन से मिलकर बना है। तो पॉली का मतलब तो क्या होता है, अनेक होता है, और एथीन क्या है, एक रासायनिक पदार्थ है। तो अब हम यहां कह सकते हैं कि जो पॉलीथीन है वो एथीन की अनेक इकाइयों से मिलकर बना हुआ है। मान लीजिए जैसे ये कोई एथीन है, एक एथीन है, तो इस एथीन की अनेक इकाइयों से मिलकर क्या बनेगा, पॉलीथीन बनेगा। इन एथीन की अनेक इकाइयों से मिलकर क्या बनता है, पॉलीथीन बनता है। तो पॉलीथीन का अर्थ क्या हुआ, ये अर्थ ध्यान रखना है कि पॉलीथीन क्या है। पॉलीथीन एथीन नामक रासायनिक पदार्थ की अनेक इकाइयों के मिलने से बनता है, वो क्या होता है, पॉलीथीन होता है। पॉलीथीन के उपयोग की बात करें तो आप लोग जानते होंगे कि मार्केट में जो भी पॉलीथीन की थैलियां हैं वो सब किससे बनी हुई रहती है, पॉलीथीन की बनी हुई रहती है। तो इनका उपयोग हम लिख सकते हैं, पॉलीथीन का उपयोग क्या लिख सकते हैं, उपयोग लिख सकते हैं पॉलीथीन की थैलियां बनाने में। पॉलीथीन की थैलियां बनाने में, पॉलीथीन की जो थैलियां हैं वो बनाने में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। देखो इसका उपयोग हम करते हैं, लेकिन अभी कुछ समय पहले पॉलीथीन की जो थैलियां हैं या जो भी पॉलीथीन की सामग्री है उस पर सरकार द्वारा रोक लगा दी गई थी, और वो भी सही था, एक तरह का जो प्रयास था उनका। तो हमें भी इसकी ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पॉलीथीन का हम जितना उपयोग करते हैं उतना ही क्या होता है, ये नष्ट होता है। और जो अपशिष्ट इसका बचता है पॉलीथीन का, जैसे मार्केट से हम कोई भी सामान लाते हैं, पॉलीथीन की थैली में अगर वो सामान लाते हैं, जब हम मार्केट से कोई भी सामग्री लेके आते हैं तो अधिकतर खाद्य सामग्री जो होती है पॉलीथीन की थैलियों में लेकर आते हैं। तो पॉलीथीन की थैली को जब हम लाते हैं, लाने के बाद में डस्टबिन में या कचरा पात्र में डाल देते हैं, तो वहां पर क्या होता है, इसका अपघटन नहीं होता है, और अपघटन नहीं होने की वजह से ये क्या होती है, जो कि तो कचरा में पड़ी रहती है। कचरे में पड़ी रहने से जो कुछ जंतु हैं उनको खाते हैं, और खाने के कारण ये जो पॉलीथीन है उनके आहार नाल में जाकर उनकी आंतों में फंस जाती है, जिससे उनकी मृत्यु हो सकती है। या हमने देखा है कि बहुत सारे जानवर कचरे के ढेर के आसपास मरे हुए पड़े रहते हैं। तो उसका कारण यही है कि पॉलीथीन से निर्मित जो थैलियां हैं उनको वो खा लेते हैं, और उनकी जो आहार नाल है उनकी आंतों में वो फंस जाती है, तो उनका जो पाचन क्रिया है वो समाप्त हो जाती है, वो बंद हो जाती है। तो इस वजह से उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो पॉलीथीन का उपयोग करें, लेकिन जब जरूरी हो तब ही करें। जैसे मार्केट से हमें कोई सामग्री लेनी है तो कपड़े का थैला हम साथ में लेकर जाएं, ताकि हमारे घर में जो पॉलीथीन है वो आए ही नहीं, और जब पॉलीथीन आएगी नहीं तो डस्टबिन में जाएगी नहीं। तो इस प्रकार हम पॉलीथीन के उपयोग को कम कर सकते हैं। आप सब जागरूक हो, और नहीं है तो आपको जागरूक होना चाहिए। आपको ये चीज समझनी चाहिए कि पॉलीथीन जो है वो बहुत ही हानिकारक तत्व है, हानिकारक पदार्थ है। तो इनका उपयोग जो है हमें सीमित, जितना जब आवश्यक हो तब ही करना चाहिए। इस प्रकार आज हमने जाना प्लास्टिक के बारे में और पॉलीथीन के बारे में। पॉलीथीन के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को शायद मिली होगी, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को जो मैंने पॉलीथीन के उपयोग के बारे में बताया कि कैसे इसका उपयोग करना है, क्या उपयोग करना है, इसका नुकसान क्या है, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया है। तो इस प्रकार आप लोगों को आज का जो तथ्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है और अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, और अधिक से अधिक वीडियो को देखें, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह स्टडी मटेरियल समझ में आ जाए। इस चैप्टर से रिलेटेड
पिछले कुछ वीडियो हैं वो अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर जाइए, पार्ट 1, 2, 3, 4 के हिसाब से वो दिए हुए हैं, वहां पर आप क्लिक करिए और जो भी पार्ट आपको देखना है वो देख सकते हैं। अब जैसे आप लोग चैप्टर का फर्स्ट पार्ट नहीं देखते या सेकंड पार्ट नहीं देखते और डायरेक्ट 3rd या 4th पार्ट पर पहुंच जाते हो तो वो कैसे समझ में आएगा बताओ। तो उसके लिए इस वीडियो को अच्छी तरह समझने के लिए या किसी भी चैप्टर का जो वीडियो है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां वीडियो है, तो उसको अच्छी तरह समझने के लिए उसके पहले के सारे वीडियो आप लोगों को देखने हैं। और जब तक सारे वीडियो नहीं देखोगे तो लास्ट वाला आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए किसी भी चैप्टर की आप शुरुआत करो तो इस चैनल पर आते ही आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में क्लास के हिसाब से सारे जो वीडियो हैं वहां पर सेट हैं। क्लास 8th, 9th, 10th जो भी क्लास है, कंपटीशन लेवल की भी है, तो उनको आप लोग आसानी से वहां जाके देख सकते हो। वहां पे जाओगे प्लेलिस्ट में और क्लास आपको चूज करनी है। जैसे आप 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, जो भी आपकी क्लास है उस क्लास को चूज करिए। जैसे ही क्लास को चूज करोगे वहां पे उसके जितने भी वीडियो होंगे वो वीडियोस स्टेप बाय स्टेप दिए हुए होंगे। तो आप लोगों को जो चैप्टर देखना है उसको शुरुआत से ही देखना है। तो ऐसे आप लोगों को थोड़ी सुविधा रहेगी, आसानी रहेगी और पढ़ने में भी आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को जब देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, वास्तव में हम सही जगह पर हैं। तो ध्यान रखिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है तो उसके जो नोटिफिकेशन है उसका वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए और आप जल्दी से उस वीडियो को देख लें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्लास्टिक के प्रकारों के बारे में। जानते होंगे आप लोग प्लास्टिक के 2 प्रकार होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो उन दोनों के बारे में विस्तार से अध्ययन हम करेंगे और प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुणों के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में ही बात करेंगे। तो आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.